Hello dear viewers, welcome back to a new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Bright Benches Academy। आज हमारा फॉरेस्ट्री का प्रोबेबली 11th लेक्चर है और मैं हूं आपके साथ तनीषा यादव। आज के हम अपने इस लेक्चर में जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी थ्योरी पार्ट्स कवर किए हैं, अभी तक हमारा जितना भी लेक्चर हुआ था उस लेक्चर से रिलेटेड आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आज के हम अपने इस लेक्चर में नियरली अबाउट 50 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आज हम जिस टॉपिक से एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो सिल्वीकल्चर टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन सिल्वीकल्चर टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो वो आप लोगों के सिलेबस में टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट तो है आपका सिल्वीकल्चर जनरल वाला, फिर सेकेंड वाला जो पार्ट है वो है सिल्वीकल्चर सिस्टम का, फिर थर्ड पार्ट जो है वो है सिल्वीकल्चर मैनग्रोव एंड कोल्ड फॉरेस्ट वाला पार्ट जो है, और फोर्थ पार्ट है सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज का। तो ये जो जिस बुक से मैं आपको एमसीक्यूज करवा रही हूँ वो है ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री बुक है और ये बुक काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और इस बुक को जनरली देखा जाए तो यूपीएससी के जो आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, वो इस बुक को रेफर करते हैं। काफ़ी काफ़ी अच्छा रिव्यू है इस बुक का। और अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली इस बुक से उठकर आ जाए या उससे रिलेटेड मिलता जुलता कोई क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपको इस बुक से जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर मैं सिल्वीकल्चर टॉपिक की बात करूं तो इस बुक में आपको सिल्वीकल्चर टॉपिक से नियरली अबाउट 700 क्वेश्चंस है और आज के हम अपने इस लेक्चर में 50 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक से जो आपको एमसीक्यूज है मैं आपको इसी बुक से जो है वो कवर करवा दूं, और 700 क्वेश्चंस को कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम डेली 50-50 एमसीक्यूज भी कवर करते हैं तो इससे क्या होगा कि कितना ही टाइम लगेगा 700 एमसीक्यूज को कवर करने में, और हो सके तो मैं जो अपना लेक्चर का ड्यूरेशन है वो भी बढ़ा दूंगी। बट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। प्लीज़ गाइज, आप लोगों से मुझे उतना अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना पहले की वीडियोस में मिल रहा था। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, बट अब मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल रही है जो मुझे पहले जो वीडियोस से मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे जो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने जब आप लोगों की पेपर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है मैं आप लोगों को सारे जो सब्जेक्ट्स जो कि अभी जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अभी आपको इतने मतलब पेड क्लासेस दे रहे हैं आपको, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मेरे वीडियोस बनाने का क्या मतलब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ और बात करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सिल्वीकल्चर क्या होता है? आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग अ फॉरेस्ट, इट इज व्हाट? इट इज योर सिल्वीकल्चर। सेकेंड क्वेश्चन है द साइंटिफिक बेसिस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द सिल्वीकल्चर इज योर ऑप्शन नंबर ए सिल्विक्स। यानी कि सिल्वीकल्चर को परफॉर्म करने के लिए जो साइंटिफिक मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिल्विक्स कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी अपने बेसिक लेक्चर में, जो हमारा फॉरेस्ट्री का फर्स्ट सेकेंड जो बेसिक लेक्चर था उसमें हमने इन सारी बातों को डिस्कस किया हुआ है। और यदि आप मेरा लेक्चर जो है वो फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को देखते ही आपको आंसर्स जो हैं वो पता चल जाएंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम में पूछता है और ये सारी बातें हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉरेस्ट। ये भी हमने किया हुआ है। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा जगह जो कि रिहायशी एरिया से दूर है और जहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत के सामान लेते हैं, जैसे वुड हो गया, राइट? तो फॉरेस्ट इज व्हाट? एन एरिया विच इज आउटसाइड द विलेज, राइट? और ये जो वर्ड है ये कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है और इसी वर्ड से जो टर्म है फॉरेस्ट वो डिराइव किया गया है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर ऑफ मेजर फॉरेस्ट टाइप्स अवेलेबल इन इंडिया इज ऑप्शन नंबर ए 16। चलिए, इससे रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इंडिया में जो फॉरेस्ट का डिवीजन किया गया, मेजर फॉरेस्ट टाइप्स के बेसिस में फॉरेस्ट का जो डिवीजन किया गया, कितने टाइप्स में किया गया? 16 टाइप्स में। तो इस फॉरेस्ट डिवीजन को किसने किया, किसने डिवाइड किया मेजर फॉरेस्ट टाइप्स पे? और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके आंसर जो है वो लिख डालिए। चलिए देखते हैं कि कितने लोगों को इसका जवाब जो है वो पता है और कितने लोग जो हैं वो पूरी ईमानदारी से मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों के कमेंट सेक्शन पर कमेंट्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फूड, फ्यूल, फॉडर, फाइबर ऑब्टेन, ये सारी चीजें जो आपको फॉरेस्ट से मिल रही हैं, तो ये फॉरेस्ट के कौन से रोल को एक्सप्लेन करती है? ए प्रोटेक्टिव रोल, ना। बी प्रोडक्टिव रोल, डेफिनेटली ये सब जो है ये आपको जो फॉरेस्ट से जो भी आउटपुट मिल रहा है ये फॉरेस्ट के प्रोडक्शन को डिनोट करता है, यानी कि ये क्या बता रहा है, कौन से रोल को डिफाइन कर रहा है? प्रोडक्ट के प्रोडक्टिव रोल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, अब फॉरेस्ट से जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेजर टिम्बर प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? मेजर टिम्बर प्रोडक्ट्स। तो मेजर टिम्बर प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ट्रीज जिसको हम किस लिए हार्वेस्ट कर रहे हैं या किस लिए उनकी फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, कि हमको वहां से मेजरली जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? टिम्बर, राइट। मतलब हम वुड के लिए उसको क्या कर रहे हैं? उसकी फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम इस तरीके से एक तरीके से फॉरेस्ट को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेजर टिम्बर प्रोडक्ट्स। सेकेंड क्या होगा कि ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जिससे हमको क्या नहीं मिलता है? टिम्बर नहीं मिलता है, लेकिन कुछ अदर प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई करते हो, ब्रॉडली क्लासिफाई करते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 7, साइट इंडेक्स इज अ टर्म यूज्ड बाय फॉरेस्टर्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ। जो व्यूअर्स मेरा वीडियो लेक्चर शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उनको ये क्वेश्चन तो देखते ही बन जाएगा, क्योंकि ये भी हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। साइट इंडेक्स का हमने ग्राफ देखा था, यहाँ पर जो था वो हाइट को बता रहा था और यहाँ पर जो है वो एज को बता रहा था। वाई एक्सिस पर हाइट थी और एक्स एक्सिस पर एज था, सॉरी उल्टा हो गया। वाई एक्सिस पर एज था और एक्स एक्सिस पर क्या था? हाइट थी। ठीक, तो साइट इंडेक्स जो है वो किसको बताता है? रिलेशनशिप ऑफ हाइट टू एज। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विद इन द फॉरेस्ट ट्रीज दैट हैव टॉल well formed crowns or tops that receive light from above and the sides are called। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेस्ट के अंदर ही कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो कि टॉल है। टॉल का मतलब उनकी हाइट काफी अच्छी है। वेल फॉर्म्ड क्राउन्स, उनका क्राउन्स जो है वो भी काफी अच्छा है। ठीक, और टॉप्स दैट रिसीव लाइट फ्रॉम द अबव एंड द साइड आर कॉल्ड, मतलब लाइट जो है उनको टॉप व्यू से काफी अच्छे से लाइट मिल रहा है, साइड से भी उनको काफी अच्छे से लाइट जो है वो प्रॉपरली मिल रहा है। तो ऐसे ट्रीज को हम क्या कहेंगे? तो चलिए देखते हैं। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सप्रेस्ड। अगर मैं सप्रेस्ड ट्रीज की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ऐसे ट्रीज होते हैं जिनका क्राउन लेवल जो होता है, जो कैनोपी होती है उससे कम होता है। ठीक, इनका जो क्राउन होता है वो कैनोपी लेवल से कम होता है। कैनोपी क्या होता है वो भी आपको पता होगा, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये सपोज ये कैनोपी है फॉरेस्ट की, तो यहाँ पर जो उनका क्राउन होगा वो उससे क्या होगा? कम होगा। तो ऐसे ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? सप्रेस ट्रीज बोलते हैं। और ये जो है वो डायरेक्ट लाइट जो है उनके क्राउन पर नहीं पड़ती है, और ये ऐसे ट्रीज होते हैं जनरली वो नैरो ट्रीज हो जाते हैं। तो इस ऐसे ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? सप्रेस्ड ट्रीज।
फिर है ऑप्शन नंबर बी हमारा कोडोमिनेंट ट्रीज। कोडोमिनेंट ट्रीज क्या होते हैं, जो कि अपने क्राउन जो होते हैं उनके काफी फैले हुए होते हैं, कैनोपी के आसपास जो होते हैं, जैसे फॉरेस्ट का जो कैनोपी है उसके जो क्राउन जो होते हैं वो उसके आसपास होते हैं, और वो डायरेक्ट सनलाइट जो है वो उनको क्राउन पर पड़ती है, लेकिन लिमिटेड पड़ती है, साइड से जो है उनको लाइट जो है वो लिमिटेड मात्रा में मिलती है। तो ऐसे ट्रीज को हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंट ट्रीज कहते हैं। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या है हमारा चलिए पहले आंसर देख लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर वर्ड डोमिनेंट ट्रीज। तो डोमिनेंट ट्रीज क्या होंगे, जो काफी लंबे होंगे, फॉरेस्ट के अंदर ही जो सबसे लंबे ट्रीज हैं, और उनको जो लाइट है वो प्रॉपरली मिल रही है, क्योंकि ऊपर से भी मिल रही है और साइड से भी जो उनको लाइट है वो प्रॉपरली मिल रही है। और क्यों मिल रही है, बिकॉज ऑफ देयर हाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रीज में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो जो कि सबसे लंबा हो गया तो उसको सारे ट्रीज जो है वो सारी तरफ से उसको प्रॉपरली मिल रही है, तो ऐसे ट्रीज को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट ट्रीज। फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ट्रीज में क्या होता है कि यहाँ की इसमें जो क्राउन होते हैं वो सबऑर्डिनेट पोजीशन के होते हैं, मतलब ना तो डोमिनेंट होंगे ना ही कोडोमिनेंट होंगे, उनके बीच के होंगे। मतलब डोमिनेंट और कोडोमिनेंट ट्रीज के जो बीच वाला जो पार्ट होता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो कंडीशन लाई करती है, तो वो होते हैं। ये भी क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइट जो है ऊपर से इनको डायरेक्ट लाइट मिल रही होती है, लेकिन साइड से जो है वो उनको लाइट नहीं मिलती है। ठीक, तो ये क्या होंगे, डोमिनेंट ट्रीज से शॉर्टर होंगे लेकिन कोडोमिनेंट ट्रीज से बड़े होंगे। तो ऐसी ट्रीज को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट ट्रीज कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है हमारा मिनरल मैटर, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है कि ऑल द प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक पर्टिकुलर, वो सारे प्लांट्स और एनिमल जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कंसीडर किए जाते हैं अलोंग विद देयर सराउंडिंग, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले व अपने परिवेश से संबंधित सभी पौधे व पशु का पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो अगर हम इसमें प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स वो हुए जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि सारे प्लांट्स क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो कि अपना फूड किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं। ठीक इस तरीके से डिकम्पोजर क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी जानवर की या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है, तो उसको डिकम्पोज करने में हेल्प कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं, राइट। जैसे फंजाई हो गया। तो ये दोनों पार्ट तो हैं डेफिनेटली इकोसिस्टम के, लेकिन मिनरल मैटर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। मिनरल मैटर बेसिकली क्या होता है, प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ मिनरल सॉइल्स। जो मिनरल सॉइल्स होते हैं उनका प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट होता है। प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मिनरल सॉइल का। तो मिनरल सॉइल का इकोसिस्टम से या पारिस्थितिकी तंत्र से लेना देना नहीं है। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ ट्री टू विथस्टैंड शेड इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्री की वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी जो कि शेड के साथ, शेड मतलब छांव है ना, शेड के साथ खड़ी रहती है हमेशा, तो उस कैपेसिटी को, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टॉलरेंस। अगर हम मतलब ट्रीज जो है शेड के साथ भी सरवाइव कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी उसको प्रॉपर सनलाइट जो है वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी जो है वो अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस ट्री का जो टॉलरेंस लेवल है वो काफी अच्छा है। ओके अच्छा, यहाँ पर एक इनटॉलरेंस क्या हो जाएगा, टॉलरेंस का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है हार्डीनेस। तो इस टर्म का मतलब क्या होता है, हार्डीनेस का मतलब क्या होता है कि ये प्लांट की उस एबिलिटी को डिफाइन करता है कि प्लांट जो है एडवर्स ग्रोइंग कंडीशंस में किस तरीके से सरवाइव कर रहा है। एडवर्स ग्रोइंग कंडीशन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, है ना। ड्रॉट मतलब अकाल, फ्लड मतलब बाढ़, और हवा मतलब उसकी परिस्थिति के विपरीत जब कुछ हो रहा है,
मतलब जिस परिस्थिति में वो सर्वाइव करता है, लेकिन उसकी परिस्थिति के विपरीत कुछ ऐसे काम हो रहे हैं, जैसे बाढ़ आ गया, और फिर भी वो अगर ट्री जो है वो सर्वाइव कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका हार्डीनेस एबिलिटी जो है वो काफी अच्छी है। तो ये मतलब होता है हार्डीनेस का। ओके, देखिए अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि इस बुक से जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली उठ के आ सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने टॉलरेंस का जो डेफिनेशन है या टॉलरेंस का जो मतलब है उससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया। अब यहाँ पर आपको जैसे हार्डीनेस का मतलब अगर नहीं पता है और मैं आपको हार्डीनेस का जो मतलब है वो एक्सप्लेन नहीं करती, डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाती हूँ, तो हो सकता है कि आपको हार्डीनेस का यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया जाए और क्वेश्चन और जो ऑप्शन है वो सेम रखा जाए। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन डेवलपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो डेवलप करता है अपने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द मोस्ट लिमिटिंग एलिमेंट ऑफ ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज इज। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि जो मोस्ट लिमिटिंग एलिमेंट है सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अगर कंसीडर किया जाए तो ग्रोथ ऑफ ट्रीज में जो सबसे लिमिटिंग एलिमेंट है वो कौन है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर व्हाट, मॉइस्चर। मॉइस्चर इज द लिमिटिंग एलिमेंट। सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अगर कंसीडर किया जाए तो मॉइस्चर जो है इट इज द मोस्ट लिमिटिंग एलिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, dash are the perennial plants which have distinct leafless period for some part of the year। ठीक, यहाँ पर आपको क्या बोला है, पेरिनियल प्लांट्स। तो अब यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है, पेरिनियल प्लांट्स। तो पेरिनियल प्लांट्स को समझने के लिए हमें यहाँ पर हम और भी जो टर्म्स है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम ट्रीज या प्लांट्स को उनके टाइम के अकॉर्डिंग, उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम उनको क्लासिफाई करते हैं तो एनुअल होता है, एक तो होता है हमारा एनुअल, फिर होता है पेरिनियल जो कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एक होता है बायनियल्स। बायनियल्स। तो पहले हम एक एक करके इन सारे टर्म्स का मतलब जो है वो उसको समझ लेते हैं। एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं? एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो कि जिनका पूरा लाइफ साइकिल जो होता है वो सीड से लेकर फ्लावर से सीड तक एक सिंगल ग्रोइंग सीजन में ही क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। मतलब सीड आपने क्या किया, सीड लगाया, सीड से वो क्या बना, फ्लावर बना, फ्लावर से उसने वापस से सीड दिया। ठीक, तो ये जो उनका पूरा लाइफ साइकिल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सीजन मतलब साल भर में ही जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, और जो उसके रूट, स्टेम और लीव्स जो हो जाते हैं वो एक साल भर बाद क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट स्पीशीज। फिर आते हैं हमारे पेरिनियल प्लांट स्पीशी। तो वो सारे प्लांट जो कि क्या करते हैं, जनरली सीजन वाइज ग्रो करते हैं। जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो कि विंटर में ज्यादा अच्छे से होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो समर में ज्यादा अच्छे से होते हैं, और जैसे ही वो सीजन जो है खत्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं वापस से, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आज हमने पौधा लगाया ठीक स्प्रिंग में, तो जनरली क्या होगा कि उसका जो टॉप पोर्शन ऑफ प्लांट है वो विंटर में जो है मर जाएगा, लेकिन स्प्रिंग में वो जो उसका रूट सिस्टम वही था, उसका जो रूट्स था वो वही था, और जैसे ही वापस से स्प्रिंग आया तो वो क्या हो गया, वापस से रीग्रो कर गया। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, पेरिनियल प्लांट। ओके, फिर क्या है हमारा बायनियल्स। तो बायनियल्स क्या होता है, बाई का मतलब क्या होता है, टू, बी आई का मतलब क्या होता है, टू। तो प्लांट्स विच रिक्वायर 2 years, जिस प्लांट को 2 साल लगते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, तो ऐसे प्लांट स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, बायनियल प्लांट स्पीशीज। सो आई होप कि आप लोगों को जो सारी बातें हैं पेरिनियल, एनुअल, बायनियल ये समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डैश आर द पेरिनियल प्लांट्स विच हैव डिस्टिंक्ट लीफलेस पीरियड फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए एवरग्रीन स्पीशीज तो हमेशा इनका जो लाइफ साइकिल है वो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा सदाबहार होते हैं। ठीक, एक्सोटिक स्पीशीज क्या होंगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एनवायरमेंट में ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। ऑप्शन डी क्या है, नन। बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। तो डेसिडियस स्पीशीज जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं which have distinct leafless period for some part of the year। कुछ
ईयर के कुछ टाइम तक वो क्या रहते हैं, लीफलेस रहते हैं। क्योंकि पेरिनियल में मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमने स्प्रिंग में कोई पौधा लगाया और विंटर पे वो क्या होगा, उसका टॉप पोर्शन जो है वो मर जाएगा, लेकिन रूट में अभी भी जान बची है। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा तो वो वापस से ग्रो करने लग जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ फॉरेस्ट विच हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड थ्रू स्प्राउटिंग इज कॉल्ड अ डैश फॉरेस्ट। ठीक, तो एक वो फॉरेस्ट जिसको हम स्प्राउटिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एपिकॉर्मिक, ऑप्शन नंबर बी स्टॉक्ड, ऑप्शन नंबर सी कॉपाइस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए एक एक करके हम इन सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कहीं से भी क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही वो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए इज योर एपिकॉर्मिक फॉरेस्ट। यानी कि क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट होता है या ये जो टर्म होता है, ये किसको डिनोट करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ट्री है, ठीक, ये ट्री का क्या है, टिम्बर वाला पार्ट है, बार्क है। तो इस ट्री से जब यहाँ पर से क्या होने लगेगा, जैसे सपोज, एक सेकेंड, जैसे सपोज ये कोई ट्री है और यहाँ इसके ट्री यानी कि बार्क से ही जब यहाँ से शूट जो है, ब्रांच जो है वो रीग्रो करने लगे, तो ऐसे ऐसे ट्रंक से ही वो क्या करने लगे, लिम्ब ऑफ ट्री जो है वो निकलने लगे। जैसे ये बार्क है, ट्री जो है वो पूरा यहाँ पर है, ठीक, लेकिन इसके बार्क से क्या हो गया, रीग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, डोरमेंसी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे पार्ट को या ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, एपिकॉर्मिक। ठीक, फिर आता है स्टॉक्ड। तो स्टॉक्ड का मतलब क्या होता है कि स्टॉकिंग इज अ क्वांटिटेटिव मेजर। फॉरेस्ट्री में स्टॉकिंग क्या होता है, एक मेजर होता है कि मैंने आपको जैसे कल नर्सरी स्टॉक समझाया था, तो सेम यहाँ पर फॉरेस्ट में भी क्या होता है, स्टॉकिंग की जाती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ट्रीज जो हैं वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं, एक पर्टिकुलर एरिया, मेजर ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय ट्रीज, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर स्टॉकिंग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर व्हाट, कॉपाइस। स्प्राउटिंग का मतलब, कॉपाइस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज यहाँ से ये कोई ट्री है और आपने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, उसको काट दिया, तो ये उसका क्या हो गया, स्टम्प हो गया, और यहाँ से फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो है यहाँ से स्प्राउट्स जो है वो उगना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर यहाँ से जो है नई लाइफ जो है वो ट्री की स्टार्ट हो जाती है। तो उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉपाइस फॉरेस्ट कहते हैं। सिल्वीकल्चर सिस्टम में हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टैंड ऑफ ट्रीज प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ क्लियर कट इज मोस्ट लाइकली टू बी। अ स्टैंड ऑफ ट्रीज प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ क्लियर कट मतलब क्या हुआ, स्टैंड ऑफ ट्रीज का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ट्रीज है और उनको आपने क्या कर दिया, क्लियर कट कर दिया, इज मोस्ट लाइकली टू बी। सो ऑप्शन नंबर बी, इवन हो गए क्योंकि सारों को आपने क्या किया, एक साथ क्लियर कट किया। स्टैंड ऑफ ट्रीज थे, ग्रुप ऑफ ट्रीज थे, उनको आपने एक साथ क्या किया, क्लियर कट किया, तो वो सारे के सारे क्या है आपके, इवन एज्ड हो गए। अनइवन एज्ड, इवन एज्ड ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बेस्ड ऑन क्राउन क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ स्मॉलर ट्री विद अ क्राउन बिलो द अपर लेवल ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी एंड रिसीविंग ओनली स्कैटर्ड सनलाइट फ्रॉम अबव। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अभी हम जब इंटरमीडिएट को डोमिनेंट वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि क्राउन की क्लासिफिकेशन के बेसिस में अगर हम बात करें तो जो स्मॉलर ट्री होता है, जो सबसे छोटा ट्री होता है, विद अ क्राउन बिलो द अपर लेवल ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी एंड रिसीविंग ओनली स्कैटर्ड लाइट। स्कैटर्ड लाइट का मतलब क्या हुआ, जो लाइट फैली हुई लाइट है, मतलब जो लाइट बाकी ट्री से टकरा के उसको गलती से बची हुई लाइट जो उसको मिल जा रही है, तो ऐसे ट्रीज को हम क्या कहते हैं। सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरमीडिएट, क्योंकि इंटरमीडिएट ट्रीज का मैंने जो आपको डेफिनेशन है वो ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज व्हाट, स्टॉकिंग लेवल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अभी मैंने आपको बताया स्टॉकिंग लेवल जो है वो क्या होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाट, बी एंड सी। देखिए अब यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ट्रीज पर एकड़। मैंने आपको अभी बताया कि स्टॉकिंग क्या होता है, स्टॉकिंग इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय ट्रीज, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रीज पर एकड़ प्लस
परसेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द साइट पोटेंशियल, कि अगर सपोज हमने कोई साइट सिलेक्ट की है फॉरेस्ट्री के लिए, तो उस साइट के अकॉर्डिंग कितना जो है ट्रीज जो है वो अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, जो हमने साइट जो है सिलेक्शन किया है उसका, उसकी पोटेंशियल को कितना परसेंट यूटिलाइजेशन हुआ है। तो वही आपका क्या होता है, स्टॉकिंग लेवल, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज आप पर एकड़ देख रहे हैं, अगर पर एकड़ में अगर आपने इस साल बहुत अच्छे ट्रीज निकाले और अगले साल जो है ट्रीज का जो नंबर है वो कम हो गया, इट मीन्स वो आपकी साइट की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो परसेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द साइट पोटेंशियल। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। डैश इंडिकेट्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर अ पर्टिकुलर ट्री स्पीशीज। ठीक, मतलब क्या बोल रहा है वो कि डैश इंडिकेट्स अ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर अ पर्टिकुलर ट्री स्पीशीज। तो इसका भी हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, साइट क्वालिटी और इंडेक्स की तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बताता है। साइट इंडेक्स हम क्यों मेजर करते हैं, इसी की वजह से मेजर करते हैं, और ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, the periodic removal of individual trees in order to produce better yields is referred as clear cutting, seed tree cutting, selective cutting, shelter wood cutting। चलिए एक एक करके हम सारे टर्म्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। क्लियर कटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हर फॉरेस्ट से हर एक ट्री, अगर आपने फॉरेस्ट्री किस लिए की है, उसके टिम्बर के लिए की है, ठीक, मतलब हार्वेस्टिंग करने के लिए की है। और जब हर एक ट्री, मार्केटेबल ट्री जो है, एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया से आपने कट कर लिया फॉर हार्वेस्टिंग पर्पस, आपने क्या किया था, एक पर्टिकुलर एरिया चूज किया। सपोज आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया चूज किया और इस पर्टिकुलर एरिया पे आपने क्या करी, फॉरेस्ट्री करी। और एक यहाँ पर जो है इस वाले एरिया पे क्या हुआ कि जो ट्री है वो हार्वेस्टिंग के लायक हो गई, तो आपने उसको कटिंग कर दिया पूरा मार्केटेबल पर्पज से। तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, क्लियर कटिंग कहते हैं। ठीक, सेकंड क्या है हमारा, सीड ट्री कटिंग। सीड ट्री कटिंग की अगर हम बात करें तो जो ट्रीज जो हैं वो रिप्रोडक्शन के बाद बच जाते हैं, मतलब ये सपोज एक ट्री है, इसने क्या किया, रिप्रोडक्शन कर लिया, मतलब यहाँ से आपको जो है बहुत सारे सीड्स जो हैं वो मिल गए। ठीक, अब क्या किया आपने, अब उनको आपने नेचुरल रीजनरेशन के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ से आपको बहुत सारे ट्रीज तो मिल गए, प्लस क्या कर रहे हैं आप, इसकी सीड्स को आपने उगाया और फिर उन सीड्स से आपने और ट्रीज लिए। तो मतलब जिन ट्रीज को इस ऑब्जेक्टिव से आप उगाते हैं कि वो फिर से क्या करें, नेचुरल रीजनरेशन करें, और ऐसे ट्रीज को हम क्या कहते हैं, सीड ट्रीज कहते हैं। और जब उनकी कटिंग हो जाती है, जब आप उनकी कटिंग कर देते हो, दैट इज योर, दैट इज योर सीड ट्री कटिंग। फिर सी है हमारा सिलेक्टिव कटिंग। तो पीरियोडिक रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, किसी एक टाइम पीरियड में आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप इंडिविजुअल ट्रीज का रिमूवल कर रहे हैं ताकि जो आपको बेटर यील्ड मिल सके। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हाट, सिलेक्टिव कटिंग। शेल्टर वुड कटिंग के बारे में भी देख लेते हैं। शेल्टर वुड कटिंग क्या कहता है, रिफर्स टू द प्रोग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट काउंटिंग। ठीक, मतलब क्या कहता है ये, अगर आप फॉरेस्ट को प्रोग्रेसिव तरीके से प्रोग्रेस करने के लिए आप उसकी क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रीज के बीच में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो अगर आप फॉरेस्ट की प्रोग्रेसिव उसकी प्रोग्रेसिव ग्रोथ के लिए आप ट्रीज की क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। ठीक, तो ऐसे, और एक पर्टिकुलर स्पीशीज है आपके पास, आपने सपोज टीक प्लांटेशन किया और एक ट्री जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके बाजू में जो ट्री है उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही है। तो अब आपने क्या किया कि उसकी प्रूनिंग की। तो ऐसी कटिंग को हम क्या कहते हैं, शेल्टर वुड कटिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्री सीड्स में बी डिस्पर्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ट्री की जो सीड्स हैं वो माइग्रेट किस मेथड से करती हैं, इधर से उधर किस मेथड से जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए विंड, ऑप्शन नंबर बी बर्ड्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन नंबर सी वाटर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो सारों की मदद से जाती हैं, इधर से उधर जो है डिस्पर्स करती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीज अकॉर्डिंग टू स्पीशीज इज कॉल्ड व्हाट। ऑप्शन नंबर डी डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है ट्रीज की। तो आपका क्वेश्चन ही यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीज अकॉर्डिंग टू स्पीशीज इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21. That is what the following method of timber harvesting often appears to be the most aesthetically drastic. Aesthetically मतलब इसमें से कौन सा मेथड है टिम्बर हार्वेस्टिंग का जो कि बहुत सुंदर लगता है। एस्थेटिकली ड्रास्टिक मतलब बहुत सुंदर। ठीक, तो इनमें से कौन सा मेथड है टिम्बर हार्वेस्टिंग का विच अपीयर्स टू बी मोस्ट एस्थेटिकली ड्रास्टिक। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हाट सिलेक्शन कटिंग। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, क्लियर कटिंग। ओके, क्लियर कटिंग की वजह से क्या होता है कि टिम्बर हार्वेस्टिंग जब आपने किया, क्लियर कटिंग करी, तो वो जो अब आप क्या कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर एरिया पे आपने एक ही तरीके से ट्रीज को काटा, तो वो काफी ड्रास्टिक लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्री रूट्स। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो ट्री रूट्स शो नहीं करता है। ट्रीज की जो जड़ है, पेड़ की जो जड़ है वो शो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सर्व एज एन एंकर फॉर द ट्री। तो ये तो बिल्कुल शो करता है, यही तो उसका मेन फंक्शन होता है ट्रू का, रूट का, राइट। क्या करता है वो, ट्रीज को होल्ड करके रखता है। तो ये क्या है, रूट्स की वजह से ट्रीज जो तो हैं वो खड़े रहते हैं, तो सर्व एज एन एंकर फॉर द ट्री। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंकर का मतलब क्या होता है आपको पता है, जैसे जो शिप होती है, तो शिप को रोकने के लिए जो इस तरीके का जो कांटा होता है ना, ताकि उसको रोक के रखा जाए, तो ये क्या कहलाता है, आपका एंकर कहलाता है। शिप जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं, बोट्स होती हैं, तो आप इसको क्या कर देते हैं, यहाँ नीचे उतार देते हैं, तो शिप जो है वो बंदरगाह पे आकर रुक जाती है। तो ये जो पार्ट होता है ये होता है एंकर, मतलब रोकने के लिए शिप को। तो यहाँ पर ट्री क्या कर रहा है, खड़े रखने, रूट्स जो है वो क्या कर रहा है, ट्री को खड़े रखने में मदद कर रहा है। तो ये तो उसका मेन फंक्शन है। ऑप्शन बी, एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये भी उसका मेन फंक्शन है। कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, ना, वो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट नहीं कर सकता रूट्स जो है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following are ways in which coniferous trees reproduce? इनमें से कौन सा तरीका है जिससे कॉनिफरस ट्रीज जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हाट डायरेक्ट सीडिंग। डायरेक्ट सीडिंग के मेथड से वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो अनदर टर्म्स है, रूट सकर, स्टम्प, स्प्राउट्स, ये क्या होता है। अगर मैं रूट सकर की बात करूं, तो ये क्या होता है, नेचुरल रिस्पॉन्स होता है बाय द ट्री। अगर सपोज ट्री में कोई वुंड आ गया है, उसको चोट लग गई है, तो वो किस तरीके से अपने उस चोट को रिकवर करता है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहां पर जो नई स्किन आती है, दैट इज योर प्रोटीन सिंथेसिस वाला जो पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो ट्रीज जो है किस तरीके से अपने स्ट्रेस को डील करता है, अपने वुंड जो नेचुरल रिस्पॉन्ड वो करता है, जहां से उसको जो चोट लग गई है, उसको जो डैमेज हुआ है उसको, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूट सकर कहते हैं। स्टम्प स्प्राउट्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई ट्री जो है आफ्टर द रिमूवल ऑफ सम स्पीशीज, जैसे कि कॉपाइस जो होता है, ठीक, तो दैट इज योर व्हाट, स्टम्प स्प्राउट्स। जैसे ये स्टम्प स्प्राउट्स है, ठीक है, यहाँ से कॉपाइस है, यहाँ से क्या हो गया, जो नई जो लाइफ स्टार्ट होती है, तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर स्टम्प स्प्राउट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू यूज इन आइडेंटिफाइंग अ ट्री इज। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो एक पौधा है, प्लांट है, वो ट्री बन चुका है। सो ऑप्शन नंबर 8, लीव्स बिल्कुल, बार्क बिल्कुल, ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज ये कोई ट्री है और उसके ब्रांचेस है, ये क्या है, ये उसके ब्रांचेस है। ब्रांचेस में भी आप देखते होंगे कि छोटे छोटे जो है वो यहाँ से निकले रहते हैं, छोटे और छोटे ब्रांचेस जो होते हैं वो यहाँ से निकले रहते हैं, बस उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्विग्स कहते हैं। फिर यहाँ पर क्या होते हैं, लीव्स होते हैं इस तरीके से, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्विग्स कहते हैं। ठीक, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरमीडिएट कटिंग्स। इंटरमीडिएट ट्रीज होती है, उनकी कटिंग जब की जाती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या होता है उनको कटिंग करने का। सो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
A, improvement of the existing stand, manipulation or regulation of tree and stand, growth, creation of stand, conditions unfavorable to insects and diseases. Option number D, all of the above. So हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. मतलब एग्जिस्टिंग जो स्टैंड है उसकी इंप्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि देखिए इंटरमीडिएट ट्रीज क्या होती हैं जो कि डोमिनेंट और कोडोमिनेंट ट्रीज के बीच में एग्जिस्ट कर रही होती है, ना कि डोमिनेंट ट्रीज से बड़ी भी नहीं होती है, कोडोमिनेंट ट्रीज जितनी छोटी भी नहीं होती. तो अगर हम उनकी कटिंग कर रहे हैं तो वहां पर जो उसका स्टैंड है उसको इम्प्रूव करने के लिए, फिर मैनिपुलेशन और रेगुलेशन ऑफ द ट्री, उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए, ठीक, फिर क्रिएशन ऑफ स्टैंड कंडीशंस अनफेवरेबल टू इंसेक्ट्स एंड डिसीजेस, इंसेक्ट्स और डिसीजेस से बचाने के लिए. तो ये जो है इंटरमीडिएट कटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है, वो ये सारे ही होते हैं. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. लीव्स डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द डे. यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, तो लीव्स जो होते हैं वो इनमें से कौन सा फंक्शन जो है फॉलो नहीं करते ड्यूरिंग द डे. ठीक, तो क्या मैन्युफैक्चर प्लांट फूड, सो वो डेफिनेटली प्लांट फूड जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं. गिव ब्यूटी, ब्यूटी भी देते हैं. गिव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना, वो दिन के समय जो है लीव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. विच इज नॉट अ कॉमन टर्म व्हेन रेफरिंग टू कॉनिफेरस ट्रीज. इनमें से कौन सा टर्म कॉमन नहीं है जब हम कौन सी ट्री की बात करते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज की बात करते हैं. अगर हम कॉनिफेरस ट्रीज की बात करें तो मोस्टली क्या होता है कि ऐसे ट्रीज जिनके वो जो कि निडल्स ग्रो करते हैं. निडल्स मतलब सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है उनका, उनके जो पत्ते भी होते हैं वो भी ऐसे सुई जैसे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको याद रहेगा. जैसे हम अपने घरों में जो क्रिसमस ट्रीज लगाते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉनिफेरस ट्री. ठीक, तो वो क्या हो गया, यहाँ के लिए वो एक्सोटिक स्पीशी होगी, क्योंकि जनरली देखा जाए तो वो कोल्ड एरियाज में ज्यादा अच्छे से होती हैं. ठीक, तो ऐसे ट्रीज को हम क्या कहते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हाट, हार्डवुड्स. आपको उसमें हार्डवुड्स जो है वो नहीं मिलेंगे. कॉनिफेरस ट्रीज जो होते हैं उसमें आपको सॉफ्टवुड मिलेगा, वो एवरग्रीन भी होते हैं और पाइन्स भी होते हैं. तो आपको जो है पाइन्स ट्रीज जो होते हैं वो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, लेकिन वो हार्डवुड प्रोड्यूस नहीं करते. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Deciduous trees are not referred to as. Deciduous trees जो होते हैं इनमें से कौन से trees को हम deciduous trees नहीं कहते हैं. So correct option is option number B, that is what, softwood. अगर हम broadleaf की बात करें तो deciduous trees में definitely broadleaf भी होते हैं, hardwood भी होता है उनका, लेकिन softwood नहीं होता. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which group of conifers has its needles in a cluster of from 2 to 5. क्लस्टर का मतलब क्या हुआ, ग्रुप हुआ. अगर हम इस बात करें कि विच ग्रुप ऑफ कॉनिफर्स हैज इट्स निडल, तो अभी हमने देखा था कि कॉनिफर्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, पाइन्स ट्रीज जो होते हैं वो कॉनिफर्स होते हैं. तो अभी हमने ऊपर में देखा वहां पर उसके जो निडल्स होते हैं, जो निडल्स वाले जो होते हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, ग्रुप के फॉर्म में होते हैं. 2 से 5 क्लस्टर जो है वो फॉर्म करते हैं. आप गूगल में इसकी जो इमेज है वो देख लीजिएगा तो आपको जो है वो समझ आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ट्री लीव्स आर लीस्ट लाइकली टू टर्न रेड इन फॉल. इनमें से कौन सा ट्री है जो कि जब फॉल होने से पहले जो है रेड कलर में टर्न नहीं होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, शुगर मैपल. जब हम सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज डिस्कस करेंगे तो इन सारी बातों को हम उस पर डिस्कस करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. न्यू टर्मिनल ग्रोथ ऑन पाइन्स इज कॉल्ड. न्यू टर्मिनल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, लास्ट पार्ट, जब ट्री का जो लास्ट वाला पार्ट जो है, टर्मिनल का मतलब एंड, टर्मिनल इज व्हाट, एंड. तो न्यू टर्मिनल ग्रोथ ऑन पाइन्स, जब पाइन ट्री में एंड पोजीशन की जब ग्रोथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं. सर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाट, कैंडल्स. हम उन्हें क्या कहते हैं, कैंडल्स कहते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रॉपर डेप्थ टू प्लांट सीडलिंग्स इज. मतलब जब हम
सीडलिंग्स को जब हम प्लांट करते हैं, जब हम उन्हें उगाते हैं, तो उसका डेप्थ हमें क्या रखना चाहिए, प्रॉपर डेप्थ उनकी क्या होनी चाहिए, गहराई कितना होना चाहिए जब हम सीडलिंग्स की क्या करते हैं, उनको उगाते हैं। तो ये नर्सरी वाले पार्ट से आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द सेम डेप्थ एज दे वर इन द नर्सरी। ऑप्शन नंबर बी, slightly deeper than they were in the nursery, slightly shallower than they were in the nursery. ऑप्शन नंबर डी, 12 inches। तो जिस तरीके से, जहां से उसका रहन सहन जिस तरीके से हुआ है नर्सरी में, वो जिस तरीके से था, उसी ही तरीके से आपको क्या करना है, उसकी प्लांटिंग भी करनी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, द सेम, उसी डेप्थ में आपको उसे लगाना है जिस डेप्थ में वो नर्सरी में ग्रो हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसल एरिया ऑफ अ वुड लॉट रिप्रेजेंट, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बेसल एरिया ऑफ अ वुड लॉट का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं बेसल एरिया की, तो ये वो एरिया होता है दैट इज व्हाट स्क्वायर मीटर्स में होता है। दिस एरिया इज इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। मतलब क्या हुआ कि सपोज ये कोई ट्री का ट्रंक है, तो ये ट्री का जो ट्रंक है वो कितने एरिया, ये उसके रूट्स हैं, ठीक है, ये कितने एरिया में वो क्या कर रहा है, उस फैला हुआ है उसका ट्रंक, स्क्वायर मीटर्स में हम इसको क्या करते हैं, नापते हैं। और उसकी ब्रेस्ट हाइट कितनी है, ब्रेस्ट हाइट जो है नियरली 1.3 मीटर की होनी चाहिए या 4.5 फीट की होनी चाहिए। और मोस्ट कॉमनली जो है हम इसको एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं फॉर स्टैंड डेंसिटी। स्टैंड डेंसिटी के रूप में हम इसको एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बेसल एरिया कहते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ट्री इन स्क्वायर फीट, नहीं, पूरे ट्री का एरिया की बात हम नहीं करते हैं बेसल एरिया में, हम उसके ब्रेस्ट हाइट और उसके स्टैंड, ये जो उसका ट्रंक का जो स्टैंड होता है उसके बेसिस में, वो स्टैंड डेंसिटी के नाम से भी हम उसको इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्राउन डेंसिटी, नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टैंड डेंसिटी, यस, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When referring to trees as tolerant or intolerant, a tolerant species is one that will withstand, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। अगर हम टॉलरेंट स्पीशीज की बात करते हैं, तो टॉलरेंट स्पीशीज किससे टॉलरेट करते हैं अपने आप को, शेड से। किससे विथस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, शेड से। वो टॉलरेंट स्पीशी का मतलब क्या हुआ कि अगर उसके पास सनलाइट नहीं है, लेकिन बिना सनलाइट के वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, दैट इज योर व्हाट, टॉलरेंट स्पीशी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगर ड्रॉट और फ्लडिंग की बात करें, तो ऐसी ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। और ऐसी उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्डनिंग स्पीशी, राइट, यानी कि अपनी परिस्थिति के विपरीत जाकर जो ट्री जो है सरवाइव कर पाता है, ऐसी कंडीशन को, ऐसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, हार्डनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्री स्प्राउट अराइजिंग फ्रॉम द रूट इज कॉल्ड, अ ट्री स्प्राउट, जो कि ट्री स्प्राउट का मतलब क्या हुआ, जो अंकुर जो है, जो निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, रूट से निकल रहा है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, स्लैश, बोल, सकर, सैपलिंग। सबसे पहले हम इन सभी टर्म्स का जो है मतलब समझते हैं। स्लैश का मतलब क्या होता है, लॉगिंग रेसिड्यू। लॉगिंग रेसिड्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने चावल की खेती कर ली, उसके बाद जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे खेत में आग लगा देते हैं, ठीक। तो उसके बाद जो रेसिड्यू बच जाता है, अभी भी आपको धान के जो रेसिड्यू जो है, बचे हुए जो शेष हैं, वो दिखते रहते हैं। तो ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्लैश। तो फॉरेस्ट्री में भी यही होता है कि एक बार आपने फॉरेस्ट जो है वो कल्टीवेट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद आप वहां पर आग लगा देते हैं। तो आग लगाने के बाद जो रेसिड्यू रह जाता है लॉगिंग का, पेड़ के लॉग का जो रेसिड्यू रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्लैश कहते हैं। बी, बोल, ट्रंक, ट्री का जो ट्रंक होता है, जो उसका मेन स्टेम होता है, उसको हम बोल कहते हैं, ठीक। फिर डी, सैपलिंग। सैपलिंग मीन्स व्हाट, यंग ट्री। तो वो जो ट्री स्प्राउट होता है फ्रॉम द रूट इज कॉल्ड सकर। हमने अभी रूट सकर जो पढ़ा था, दैट इज योर व्हाट, सकर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अनदर टर्म फॉर द ट्रंक ऑफ अ ट्री इज बोल। अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर, बोल इज योर व्हाट, अनदर टर्म फॉर द ट्रंक ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आर रिफर्ड टू एज डैश ऑफ द ट्री।
अगर हम लीव्स और ब्रांचेस की बात करें तो उनको हम किस बेसिस पे रिफर करते हैं? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्राउन। उनको हम क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओवर क्राउडिंग reduces डैश ऑफ द ट्री। अगर बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाती है तो वो ट्री का क्या रिड्यूस कर देती है? उसका डायामीटर। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। और उसकी डायामीटर को किस तरीके से बढ़ाते हैं? नेचुरल प्रूनिंग करके। प्रूनिंग करके हम उनकी क्या करते हैं? डायामीटर को इंक्रीज करते हैं। ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है डिस्कस किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। The term that is defined as a reproduction and management of the forest to obtain continuous high yields of forest products is your what? Silviculture. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Which would be the cheapest way to buy seedlings? Seedlings को खरीदने का सबसे cheapest way कौन सा है? So our correct option is bare root. ऑप्शन नंबर ए, बेयर रूट। बेयर रूट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? एर्बोरिकल्चर की एक टेक्निक होती है। एर्बोरिकल्चर का मतलब क्या हुआ? कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। ट्रीज एंड श्रब्स को कल्टीवेट करने की जो टेक्निक होती है उसको हम क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पर इस टेक्निक के अकॉर्डिंग, ये आर्बोरिकल्चर में अपनाया जाने वाला टेक्निक है। यहाँ पर क्या करते हैं? प्लांट जब डोरमेंट स्टेट पे आ जाता है, डोरमेंट स्टेट का मतलब क्या होता है? डोरमेंसी। जब सीड जो है, जब अंकुर होके जब बाहर निकलता है, डोरमेंसी स्टेट मतलब क्या होता है? कि स्लीपिंग पीरियड ऑफ द प्लांट। स्लीपिंग पीरियड ऑफ द प्लांट क्या कहता है? डोरमेंट। तो जब प्लांट जब अपने डोरमेंट स्टेट पे आ जाता है तो जब उसको सॉइल से रिमूव कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बेयर रूट कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे चीपेस्ट वे जो है सीडलिंग्स को खरीदने का वो क्या है? बेयर रूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज व्हाट द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू प्लांट सीडलिंग्स इज। पूरे साल में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है सीडलिंग्स को प्लांट करने का? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर व्हाट? अर्ली स्प्रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर सीडलिंग डेथ। सबसे मोस्ट कॉमन जो वजह होती है जिसकी वजह से सीडलिंग जो है उनकी डेथ हो जाती है, और वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट? रूट्स हैव ड्राइड आउट बिफोर प्लांटिंग। आपने सीडलिंग्स को नर्सरी से निकाला और अगर आप उसको दूसरी जगह प्लांट करने की कोशिश करें, लेकिन आप उसके जो रूट्स हैं वो प्लांटिंग के पहले ही क्या हो गई? सूख गई। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है कि सीडलिंग्स के प्लांटिंग से पहले ही उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। टेम्पररी प्लांटिंग ऑफ सेवरल ट्रीज इन अ लॉन्ग नैरो रोज इज कॉल्ड। जब टेम्पररी प्लांटिंग की जाती है बहुत सारे पेड़ों की लॉन्ग नैरो रोज में, उनको हम क्या कहते हैं? इस मेथड को हम क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हाट? हीलिंग इन। पर ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? हेजिंग है। ऑप्शन नंबर बी है ट्रेंचिंग। ऑप्शन नंबर डी है स्टॉकिंग। तो पहले हम समझते हैं हेजिंग क्या होता है। अगर हम हेजिंग की बात करें तो बेसिकली ये श्रब्स की जो है, श्रब्स या कभी कभी ट्रीज का जो है किसी फील्ड के आसपास जो है उनकी लाइंस बनाई जाती है क्लोजली आउटसाइड ऑफ द फील्ड। जैसे देखिए ये कोई फील्ड है तो यहाँ पर हमने क्या किया? श्रब्स लगा दिया आउटर बाउंड्री में, या तो क्या लगा दिया हमने? ट्रीज लगा दिया। जस्ट मतलब एक बैरियर तरीके का बना देते हैं और टू फॉर्म बाउंड्री, किसी एरिया की बाउंड्री बनाने के लिए। तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? हेजिंग कहा जाता है। फिर अगर मैं बात करूं ट्रेंचिंग की, तो ट्रेंचिंग क्या होती है? जैसे डेजर्ट एरियाज में क्या किया जाता है? एक टेक्निक अपनाई जाती है जिसके थ्रू वाटर और सॉइल का जो है कंजर्वेशन किया जा सके। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? ट्रेंचिंग। स्टॉकिंग को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? अनदर नेम फॉर द हैंड प्लांटिंग बार इज द। दूसरा नाम क्या है हैंड प्लांटिंग बार का? तो इसका दूसरा नाम क्या है? और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डिबल। देखिए यहाँ पर क्या है? वेज प्रिज्म। वेज प्रिज्म में क्या होता है? एक तरीके का ग्लास होता है। अगर आप गूगल करेंगे तो विकिपीडिया में इसकी बहुत अच्छी इमेज दी हुई है, लेकिन चूंकि मैं आपको पीडीएफ से एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इट इज इम्पॉसिबल कि मैं आपको इमेज दिखा पाऊँ। तो वो क्या होता है? एक तरीके का ग्लास होता है और इसके थ्रू क्या किया जाता है? प्लॉट की सैम्पलिंग की जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से सिविल इंजीनियर जो है वो सर्वे करता है किसी फील्ड का, किसी रोड का।
तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक तरीके का ग्लास होता है और इस ग्लास के थ्रू देखा जाता है और फिर प्लॉट की सैम्पलिंग की जाती है। ठीक वही अगर हम प्लंजर की बात करें तो प्लंजर क्या है, प्लम्बर्स फ्रेंड कहा जाता है इसको। प्लम्बर का फ्रेंड के नाम से ज्यादा इसका जो मोस्ट कॉमन नेम है प्लंजर। प्लंजर इज नोन एज व्हाट, प्लम्बर्स फ्रेंड, और ये वाटर ड्रेनेज का जो है वो काम करता है। ठीक, फिर है हमारा इंक्रीमेंट बोरर। तो इंक्रीमेंट बोरर क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टूल है और किस तरीके से वुड टिश्यू को एक्सट्रैक्ट किया जाए। वुड टिश्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टूल का इस्तेमाल किया जाता है वो टूल है हमारा इंक्रीमेंट बोरर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लोजनेस ऑफ द ट्री टॉप इज कॉल्ड व्हाट। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। द क्लोजनेस ऑफ द ट्री टॉप्स इज क्लोज्ड कैनोपी, ओपन कैनोपी, ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, क्राउन डेंसिटी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हाट, क्राउन डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर द कंटिन्यूड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। ठीक, नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड केयरिंग फॉर अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड केयरिंग फॉर अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं सिल्वीकल्चर से रिलेटेड कितने टाइप्स के आपको डेफिनेशंस देखने को मिल गए। और देखिएगा डेफिनेटली मुझे ऐसे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि इससे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा सिल्वीकल्चर के डेफिनेशन से लेकर। ठीक, तो क्या है हमारा सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग दैट रिमूव्स ऑल ऑफ द ट्रीज इन द स्टैंड इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड क्लियरिंग। मतलब ट्रीज के स्टैंड को हार्वेस्ट करने का, अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया को, हम अभी मैंने आपको बताया है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया से हम क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कटिंग विच रिमूव ट्रीज ऑफ पुअर क्वालिटी, अनडिजायरेबल स्पीशीज और दोज इन पुअर कंडीशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट कटिंग। डेफिनेटली अब जो पुअर क्वालिटी का ट्री है या अनडिजायरेबल स्पीशीज जैसे वीड्स हो गए जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो उनकी कटिंग कहना क्या कहलाएगा, इम्प्रूवमेंट कटिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कटिंग ऑफ बर्न्ट और डैमेज ट्रीज बिफोर दे बिकम कंप्लीटली वर्थलेस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी, सैल्वेज कटिंग। यानी कि कटिंग ऑफ बर्न्ट और डैमेज, जो ट्रीज अगर गलती से कहीं जल गई हैं, डैमेज हो गई हैं, मतलब वर्थलेस बनने से पहले, मतलब हमारे किसी काम के नहीं होने से पहले अगर हम उनको कटिंग कर देते हैं, तो ऐसी कटिंग को हम क्या कहते हैं, सैल्वेज कटिंग। सो डियर व्यूवर्स, आज के हमने अपने इस लेक्चर में 50 एमसीक्यूज को जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया, और इनफैक्ट उस 50 एमसीक्यूज से भी आपको तरह तरह के क्वेश्चन, उनके ऑप्शन से ही क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया जा सकता है, और किस तरीके से एक एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस डेवलप कर सकता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो है हम कोशिश करेंगे कि इस बुक से मैं ऑलमोस्ट आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कवर करवा दूं। बस आपको ये करना है कि आपको मेरा सपोर्ट करना है। प्लीज प्लीज डियर व्यूवर्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।